सिर्फ इसमें अब हम गेटवे डिस्ट्रीप्रैक्स इस कंपनी पर फोकस करते हैं। 1994 में कंपनी हुई थी शुरू और इंटीग्रेटेड इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर है। देश में कंपनी 10 इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रंट स्टेशन को चलाती है। साथ ही कंपनी के पास 31 ट्रेन सेट्स और 500 से ज़्यादा ट्रेलर्स की फ्लीट भी है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम आईसीडी काशीपुर के जो अधिग्रहण किया है हाल ही में, उसका कारोबार पर असर, क्षमता विस्तार, कैपेक्स प्लान, बजट से ऑफकोर्स क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के सीएमडी प्रेम किशन गुप्ता जी को। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर नववर्ष की आपको। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये सेक्टर को लेकर जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट में, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सरकार का फोकस डेफिनेटली लॉजिस्टिक स्पेस पर है, बट क्या कुछ ऐसी एरियाज है जहां पर कुछ काम करने की और ज़रूरत है, या सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स की आप उम्मीद रख रहे हैं? धन्यवाद स्वाति। नववर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, जैसा कि पैनल पे भी कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो अनवेल हुई है उससे काफ़ी उम्मीद है लोगों को, और उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स जो है उसको फास्ट ट्रैक्स पे रखा गया है और अंडर वन विंडो क्लियरेंस सारी मतलब मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये अभी लागू कुछ हद तक पॉलिसी लागू हो गई है और आने वाले टाइम में और भी मतलब अपने इससे बेनिफिट लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को एज ए होल मिलेगा। जहाँ तक बजट से एक्सपेक्टेशन है, बजट से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जितने जल्दी से जल्दी, ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है मुंद्रा पिपावाव नावा शेवा, ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो तो उसमें क्या है कि और भी हायर स्पीड की ट्रेन्स चल पाएंगी और उसमें हायर लोडेबिलिटी भी होगी। तो टर्न अराउंड ट्रेन्स का बहुत फास्ट होगा, जिससे कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही डिजिटलाइज होने की वजह से ये ऑन टाइम सिचुएशन या इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को मिलती रहेगी। और हमारे भी यही कोशिशें हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंडर और डिजिटाइजेशन करके ये बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग रोड से रेल की तरफ आकर्षित होंगे। अभी जो काशीपुर की आपने बात करी, काशीपुर का ट्रांजैक्शन दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। कंपनी ने 165 करोड़ स्पेंड करे हैं टोटल, जिसमें 155 करोड़ ईवी है एंटरप्राइज वैल्यू, और 10 करोड़ के करीब की लैंड जो हमने कंटिग्यूअस लैंड ली है, जिससे कि हमारे पास टोटल 41 एकड़ लैंड में 3 रेलवे साइडिंग्स हैं, पेवर यार्ड है और वेयर हाउस है, और ये रनिंग बिजनेस है। ये ऑलरेडी 3000 कंटेनर्स पर मंथ इसकी औसत रही है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, और हमको उम्मीद है कि हम ये 3000 TU से इसको 4000 5000 तक बहुत ही थोड़े समय में इस साल के एंड तक डेफिनेटली हम लोग वो वॉल्यूम क्रॉस कर जाएंगे। और इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हमारे माइंड में हैं। जयपुर का हमने ऑलरेडी अनाउंस कर ही दिया था, लैंड एक्विजिशन हो चुकी है और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो वो भी इस साल के एंड तक आ जाएगा। इस तरह से जो हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, वो आगे आने वाले टाइम में जब डबल स्टैक ट्रेन्स जब हब एंड स्पोक मॉडल पे चलेंगी तो उनकी गति या ट्रेन की गति और एक एक्सपोर्टर को खास करके बेनिफिट मिलेगा कि उनको अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम मिलेगा शिप कैच करने के लिए, और डेफिनेटली उससे कॉस्ट भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि ये एसेट यूटिलाइजेशन उससे मच बेटर होगी। ओके, फिर इनफ। तो ये तो आपके ओवरऑल ब्रॉड प्लान्स है जिसके बारे में आपने बताया, और अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इस स्पेस में आपको दिख रही है। अब एक एक करके इस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि लेटेस्ट एक्विजिशन ऑफ आईसीडी काशीपुर सर, किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं उससे, और इसी तरीके की और अपॉर्चुनिटीज आपके नज़र में है? काशीपुर का जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें 3000 TUs है, जो कि रफली एनुअल बेसिस पे 100 से 125 करोड़ के बीच में टॉप लाइन देगा। और जयपुर से भी हमें यही उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जब हम शुरू करेंगे तो उसका 2 से 3000 TU से शुरू करके, और उसको आगे उसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई है और वो डबल स्टैक अलाइनमेंट पर ऑलरेडी है,
तो उसमें वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और कॉस्ट पर यूनिट डबल स्टैक होने से और फास्ट ट्रेन होने से कम हो जाएगी। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ 2-3 और हैं जिसको कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में यही होगा कि एक कंसोलिडेशन होगी इस फ़ील्ड में, जहाँ रेल एसेट्स बने हुए हैं लेकिन वहाँ पर अभी वॉल्यूम्स नहीं हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, पर हम ऐसी एक्विज़िशंस को बड़े क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं और कुछ जगह बात भी चल रही है, और डिपेंडिंग कि भई वहाँ पर क्या पोटेंशियल है, क्या वॉल्यूम्स गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के लिए ऐड हो सकता है और क्या उससे सिनर्जी मिलती है। ये डेफ़िनेटली आगे आने वाले समय में हम इस तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, और ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स तो जैसे-जैसे लोकेशन फाइनलाइज़ होती जाएँगी, वो एडिशनल आईसीडीज़ हमारे उस नेटवर्क में जुड़ते जाएँगे। ओके, फेयर इनफ। तो यहाँ पर भी आगे अपॉर्चुनिटी है और आप डेफिनेटली देख रहे हैं जिस तरह से एक एक्विजिशन आपने किया और उसकी क्या रेवेन्यू पोटेंशियल आपने बताई। बट सर, अगर क्वार्टर की बात करें और जिस तरह से हमने एक मॉडरेट ग्रोथ देखी है 6 to 7% ऑन रेवेन्यू और एबिटा पे, इसका क्या वजह है और आगे क्या आउटलुक देंगे? क्या ये बेहतर हो सकती है या इसी रेंज में रहेगी? कारण एक्सपोर्ट्स में गिरावट है। सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कमी आई। हालांकि दिसंबर से हमने कुछ मूवमेंट देखी है कि जो एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा बढ़ने शुरू हुए हैं, जो लो जिस लो पे चले गए थे वहाँ से अब एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये नेटवर्किंग इफेक्ट जो नए आईसीडीज़ का वॉल्यूम होगा, प्लस एक्सपोर्ट्स की फिगर मतलब कुछ इम्प्रूव करेगी, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर इम्बैलेंस एक साइड में ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगा, और बजट में कुछ स्कीम्स आनी चाहिए जिससे कि एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिले, और इम्पोर्ट्स ऑलरेडी बढ़ रहा है कंट्री का, तो वो इम्पोर्ट्स का वॉल्यूम हमारा अब थोड़ा-सा बढ़ने लगा है। तो ओवरऑल अभी जैसे सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसको हाई डबल डिजिट में उम्मीद करते हैं कि होगी। हालाँकि इस क्वार्टर में भी काशीपुर का वॉल्यूम ऐड होने से ग्रोथ तो दिखाई देगी, पर हमारे एक्जिस्टिंग आईसीडीज़ पे भी उसका असर आना चाहिए कि हमको हायर वॉल्यूम से एक्जिस्टिंग आईसीडीज़ पे भी वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए। ओके, तो वॉल्यूम्स यहाँ बढ़ेंगे तो उसका असर भी दिखेगा। मार्जिन्स पर सर क्विकली आपके कमेंट्स चाहूँगी। पिछले अगर हम 7 क्वार्टर्स की बात करें तो मार्जिन आपका लगभग 25 से 27% की रेंज में रहा है। क्या लग रहा है सर, ये इंडस्ट्री नॉर्म ही होगा या ये आपके लिए ही स्पेसिफिक इस तरह से दिख रहा है? और आगे क्या आउटलुक लग रहा है मार्जिन को लेकर? क्या यहाँ से कुछ बेहतर उम्मीद रखें या यही रेंज रहने वाली है? देखिए, ये 25 से 27% EBITDA जो मार्जिन जो बता रही हैं वो बिल्कुल सही है, और ये हर एक किसी के लिए लागू नहीं होता, ये हमारे लिए है, क्योंकि हमारी हब एंड स्पोक मॉडल्स पे डबल स्टैक में काफ़ी ट्रेन्स चल रही हैं। तो इस वजह से ये बेनिफिट सभी ट्रेन ऑपरेटर्स को अवेलेबल नहीं है। कुछ ही लोग इसमें डबल स्टैकिंग कर पाते हैं, और ये मार्जिन्स 25 से 27 की ही रेंज में रहेंगे, लेकिन जो कॉस्ट पर यूनिट कम होगी उससे कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा, और उसके अलावा जो वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा काशीपुर से, जयपुर से, और उसके अलावा और भी नई एक्विजिशन या नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, तो टॉप लाइन हमारे को काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम ये 25 से 27% EBITDA मार्जिन मेंटेन करें तो ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स में ये फिगर्स काफ़ी अच्छी दिखाई देंगी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। सर, तो बिजनेस पर आपने बताया किस तरह का कि डिमांड है, अपॉर्चुनिटी है और क्या आगे आउटलुक है अगर रेवेन्यू या मार्जिन्स की बात करें। अब मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आपका फोकस चाहूँगी। किस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री के लिए है, आपके कंपनी की इस वक्त आप यूटिलाइज कर रहे हैं और आगे कितना स्कोप है, किस तरीके का, उसी के हिसाब से आप एक्सपेंशन आगे करेंगे एंड द रिक्वायर्ड केपेक्स फॉर इट, किस तरह का आउटलुक है इस साल के लिए आपका? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे एग्जिस्टिंग आईसीडीज़ हैं, इसमें कैपेसिटी जो बिल्ट अप कैपेसिटी है वो अभी 65 टू 70% यूटिलाइज़ हो रही है, और जैसे ही इसकी कैपेसिटी हम देखेंगे और बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर स्कोप है फर्दर एक्सपेंशन का। वो कैपेक्स बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी
एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, सारी कॉमन फैसिलिटीज तैयार है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। कुछ यार्ड बढ़ाने से और कुछ इक्विपमेंट बढ़ाने से वो वॉल्यूम्स वहाँ पर इजीली हैंडल हो सकते हैं, जो कि आज की तारीख में हम जितना हैंडल कर रहे हैं उससे 4 टाइम्स हम अपनी सारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ पे कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम बढ़ने की बात है। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जाएगा, इंडिया का जो टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें एक्जिम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इंडिया में, उससे एक्सपोर्ट को बहुत मदद मिलेगी। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा, जो हम नई फैसिलिटीज़ बनाएंगे, जैसे अभी एक्विजिशन में भी 41 एकड़ में ये आईसीडी है, इसका हमारा 10,000 टीयूज़ पर मंथ तक की कैपेसिटी है। अगेन इसमें थोड़ा सा कैपेक्स करना पड़ेगा और वो कैपेसिटी इजीली अचीव करी जा सकती है अगर वॉल्यूम हो तो। सिमिलरली जयपुर में जो आईसीडी बन रहा है उसकी भी कैपेसिटी 10,000 टीयूज़ है, लेकिन शुरुआत में हम 2-3 हज़ार टीयूज़ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले साल में। और उसके बाद जैसे जैसे आईसीडीज़ पॉपुलर होते जाएंगे और नए बिजनेस स्ट्रीम शुरू होती जाएंगी और रोड टू रेल जो शिफ्ट होगा, उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने की उम्मीद है अगले कुछ सालों में। ओके, तो यहाँ पर फोकस और अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया समय है सेक्टर के लिए सर, क्योंकि आप स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को भी देखते हैं, आप वहाँ पे चेयरमैन हैं और चूंकि वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ही है और हम गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की तो बात कर चुके हैं, लेकिन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आगे किस तरीके का फोकस दिखेगा सर? किस तरीके से आप जो आपने 5PL सर्विसेज शुरू की हैं उसका क्या असर है, आगे आउटलुक क्या है सर? क्योंकि एक बार आपने उसकी स्टेक सेल की भी बातचीत की थी, तो फोकस स्ट्रैटेजी के पॉइंट से कंपनी का आगे क्या है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी में? कंपनी अभी काफ़ी अच्छा कर रही है और हमने अभी थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है कि जो 5PL आपने कहा, उसमें हम कस्टमर की इन्वेंट्री लेके और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके और उसकी कलेक्शन भी अमाउंट्स की इनवॉइसिंग हम करके कलेक्शन करते हैं। तो एक तो हमारे को सर्विसेज का रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा हम ये जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है जिसमें हम सारे चार्जेस बियर करके कंपनी को बिल करते हैं, जो भी कंपनी सर्विस यूज़ कर रही है, और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करके ये सब रेवेन्यू हमारी बुक के थ्रू आएगा और उस पे मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी। तो थोड़ा स्ट्रेटजी जब मैंने चेंज करने के लिए कहा, वो उसमें अभी तक हम जैसे फोकस कोल्ड स्टोर पे ही था, तो वही कोल्ड स्टोरेज के कस्टमर्स ड्राई सर्विसेज भी चाहते हैं और वो ऑल अंडर वन अम्ब्रेला चाहते हैं। तो आगे आने वाले समय में, अभी से हमने शुरू कर दिया, पर आगे आने वाले समय में हमारा कोल्ड स्टोर और ड्राई सर्विसेज दोनों ही कस्टमर को अवेलेबल होंगे, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो ड्राई वेयर हाउसिंग का मार्जिन थोड़ा कम है, तो मिक्स्ड एबिटा जो इस वक्त 25 से 27% या 30% भी है कोल्ड स्टोर का, वो ब्लेंडेड उसमें कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। अब जैसे कि सिलीगुड़ी और कोयम्बटूर में हमने 2 कोल्ड स्टोर बनाए थे, 1 साल के अंदर अंदर ही वो दोनों स्टोर 100% कैपेसिटी तक पहुंच। ओके, तो सिमिलरली हम नई लोकेशन पे जहाँ भी कोल्ड स्टोर बनाएंगे वहाँ पर ड्राई सर्विसेज भी ऑफर करेंगे। तो इससे कंपनी की ग्रोथ आगे अच्छी रहेगी, कैपेक्स कम रहेगा ड्राई वेयर हाउस में, राइट। और कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सारी सर्विसेज हम हमारे थ्रू आप तो मिलती एक रहेंगी। एक इकोसिस्टम क्रिएट करके आप एक एसेट लाइट मॉडल भी तैयार कर रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी आपने बदली है, वो समझाया किस तरह से आगे फोकस होगा ग्रोथ और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी पर। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और कॉर्पोरेट विश लिस्ट में हमें सेक्टर के बारे में और क्या है उम्मीदें इस बजट में वो बताने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद स्वाति जी सर। सो चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेके हम फिर वापस आपके साथ जुड़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं।